आज से हम लोग क्लास 9 और क्लास 10 के लिए भी वीडियो क्लास शुरू कर रहे हैं। हम लोग ये बात जानते हैं कि एनसीईआरटी गागर में सागर कहा जाता है। एनसीईआरटी में जितने भी तरह के तथ्य दिए गए हैं एकदम सारगर्भित तथ्य हैं और इसका प्रयोग सिर्फ क्लास 9 और 10 के बच्चों के लिए ही नहीं है, बल्कि जो लोग अलग अलग तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी क्लास 9 और 10 के एनसीईआरटी की किताबों का अध्ययन लाभदायक साबित होगा। हम लोग चलिए क्लास 9 और 10 के इकोनॉमिक्स पोर्शन का भी एक वीडियो क्लास की श्रृंखला शुरू करते हैं। हम लोग एनसीईआरटी के हर चैप्टर को और उस चैप्टर के हर प्रश्न को हम एकदम प्रश्नोत्तर के माध्यम से आपके साथ उपस्थित रहेंगे। और आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं क्लास 10 का क्लास 10 में चैप्टर 3 इकोनॉमिक्स का है। चैप्टर है मुद्रा और साख। चलिए इस चैप्टर के एक प्रश्न विनिमय की प्रणालियां क्या हैं और वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां क्या है, इस प्रश्न से अपने चर्चा को शुरू करते हैं। चलिए हम लोग पहले ये समझने का प्रयास करें कि आखिर विनिमय या लेन देन क्या है। विनिमय को आसान शब्दों में हम लोग लेन देन कहते हैं। हम लोग ये बात जानते हैं कि आज कोई भी व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं है। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक शिक्षक, एक किसान, हम लोग किसी की भी बात करें, कोई भी व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं है। उसे अपनी जरूरतों के लिए अर्थव्यवस्था पर निर्भर रहना पड़ता है और लेन देन करना पड़ता है, विनिमय करना पड़ता है। ये बात हम लोग जानते हैं कि आज हम लोगों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लेन देन या विनिमय करना पड़ता है। लेकिन यह सवाल ये है कि आखिर आज के समय में विनिमय करने के लिए कौन कौन सी तकनीकी है, कौन कौन सी विधि है। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि विनिमय की बहुत सारी विधियां हैं। उन विधियों में प्रमुख 3 विधियां हैं। तो वो प्रमुख 3 विधि कौन कौन है? तो विनिमय की सबसे पुरानी प्रणाली वस्तु विनिमय प्रणाली है। विनिमय की दूसरी प्रणाली मुद्रा विनिमय प्रणाली है। लेकिन अगर आज के संदर्भ में हम लोग चर्चा करें तो विनिमय का एक तरीका कैशलेस प्रणाली भी है। तो हम लोग अभी जो चर्चा किए कि विनिमय की कितनी विधियां, तो विनिमय की 3 विधियां। विनिमय की सबसे पुरानी विधि कौन सी है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय। हम लोग अभी चर्चा किए विनिमय की दूसरी प्रणाली क्या है? तो विनिमय की दूसरी प्रणाली मुद्रा विनिमय प्रणाली है, मुद्रा विनिमय प्रणाली है। और विनिमय की तीसरी प्रणाली क्या है? तो विनिमय की तीसरी प्रणाली के बारे में हम लोग देखें, वो था कैशलेस प्रणाली, कैशलेस प्रणाली। अब हम लोग तीनों प्रणालियों पर एक संक्षिप्त चर्चा कर लें कि आखिर मुद्रा विनिमय क्या है, वस्तु विनिमय क्या है और कैशलेस विनिमय प्रणाली क्या है। हम लोग जानते हैं कि लेन देन करने का, विनिमय करने का जो सबसे पुराना तरीका है वह तरीका है मुद्रा विनिमय प्रणाली। मतलब जब वस्तुओं के माध्यम से ही वस्तु और सेवा का क्रय विक्रय होता है, लेन देन होता है, तो यह तरीका वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय करने के लिए
हम लोग वस्तुओं का ही प्रयोग करते हैं। अच्छा, इस तरीका में क्या होता होगा? इस तरीका में ये होता होगा कि कोई भी व्यक्ति अपनी जरूरत से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करता होगा। तो प्रश्न है कि अपनी जरूरत से अधिक वस्तुओं का उत्पादन वह क्यों करता था? तो इसका कारण है कि अपने जरूरत भर वस्तुओं को रखकर जो वस्तुएं उसके पास बच जाती है, उन वस्तुओं का प्रयोग वह विनिमय माध्यम के रूप में करता है, विनिमय करने के लिए करता है। तो हम लोग देखें कि वस्तु विनिमय प्रणाली विनिमय की सबसे प्राचीन प्रणाली है। वस्तु विनिमय प्रणाली तभी संभव होता है जब दो इच्छाओं का एकीकरण हो जाता है। जब दो इच्छाएं एक हो जाती है तभी वस्तु विनिमय प्रणाली संभव हो पाता है। जैसे अगर उपभोक्ता ए के पास गेहूं है, उपभोक्ता ए के पास गेहूं था और उपभोक्ता बी के पास कपड़ा था। उपभोक्ता ए गेहूं के बदले में कपड़ा लेना चाहता था और उपभोक्ता बी कपड़ा के बदले में गेहूं लेना चाहता था। मतलब दो इच्छाएं एक हो गई। दो इच्छाओं के एक होने पर ही वस्तु विनिमय प्रणाली संभव हो पाता है। लेकिन व्यवहार के धरातल में दो इच्छाओं का एक हो जाना, दो इच्छाओं का एकीकरण होना, ये बहुत जटिल काम है, बहुत मुश्किल काम है। यही कारण है कि जो वस्तु विनिमय प्रणाली है एक जटिल प्रणाली है, एक मुश्किल प्रणाली है। वस्तु विनिमय प्रणाली के कठिनाइयों के कारण एक प्रणाली विकसित हुआ जिसको हम लोग मुद्रा विनिमय प्रणाली कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली में खामियां थी, उन्हीं खामियों के कारण मुद्रा विनिमय प्रणाली प्रचलन में आया। मतलब मुद्रा विनिमय प्रणाली में पैसा के माध्यम से, मुद्रा के माध्यम से लेन देन होता है, विनिमय होता है। यहाँ दो इच्छाओं के एकीकरण की कोई समस्या नहीं रहती है। दो इच्छाओं के एकीकरण की समस्या का यहाँ समाधान हो जाता है। या दोहरे इच्छाओं के संयोग की जो समस्या है वह मुद्रा विनिमय प्रणाली में समाप्त हो जाती है। लेकिन मुद्रा विनिमय प्रणाली की कठिनाई ये है कि हम लोगों के पास हमेशा पैसा उपलब्ध नहीं रहता है। हमारा पैसा बैंकों में रहता है, हमारा पैसा वित्तीय संस्थाओं में रहता है। तो वैसी स्थिति में विनिमय कैसे हो? तो आज विनिमय की एक नई प्रणाली विकसित हुई जिसमें हम लोगों को घर से पैसा लेके कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। आज हम लोग कैशलेस विनिमय प्रणाली की ओर आगे बढ़ गए हैं। आज हम लोग बिना पैसे का भी लेन देन करते हैं। मतलब वहाँ भुगतान हम लोग बैंकों के माध्यम से या अन्य तकनीकी के माध्यम से हम लोग करने में सफल हो जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग चर्चा किए कि विनिमय की आज के समय में तीन प्रणालियां हैं। एक वस्तु विनिमय, दूसरा मुद्रा विनिमय और तीसरा कैशलेस विनिमय प्रणाली। आज भी जो वस्तु विनिमय प्रणाली है वो समाप्त नहीं हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में या विकासशील देशों के ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली कहीं न कहीं प्रचलन में है। चलिए अब हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली के कठिनाइयों पर संक्षेप में चर्चा कर लें कि आखिर वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या क्या समस्या आता होगा। क्योंकि आप लोग वस्तु विनिमय प्रणाली किए हैं तो वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या क्या समस्या आता होगा ये आप व्यवहार में महसूस भी किए होंगे। एकदम इसे रटने की जरूरत नहीं है। आप जो जो वस्तु विनिमय प्रणाली में जो समस्या महसूस किए हैं उन समस्याओं को यहाँ रख देना है। जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली की जो पहली समस्या हम लोग देखे वो समस्या क्या था? इच्छाओं के एकीकरण की समस्या।
पहली समस्या था वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्या इच्छाओं के एकीकरण की समस्या। हम लोग अभी चर्चा किए कि वस्तु विनिमय प्रणाली तभी हो पाता है जब दो इच्छाएं एक हो जाती है, परंतु व्यवहार में दो इच्छाओं का एक होना जटिल काम है। हम लोग चर्चा कभी किए थे कि उपभोक्ता ए है या दो व्यक्ति हैं, एक ए है और दूसरा बी है। ए के पास गेहूं था और बी के पास चावल था। अगर विनिमय दोनों करना चाहेंगे तो कब विनिमय होगा? जब ए व्यक्ति गेहूं के बदले में चावल लेने के लिए तैयार हो और बी व्यक्ति चावल के बदले में गेहूं लेने के लिए तैयार हो। अगर बी व्यक्ति चावल के बदले में गेहूं लेना नहीं चाहेगा, मतलब दो इच्छाएं एक नहीं हो पाएगी, तो यह विनिमय नहीं हो पाएगा। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की पहली समस्या देखें, दो इच्छाओं के एकीकरण की समस्या। अब चलिए इसके दूसरे समस्या को हम लोग समझ ले। दूसरी समस्या है संग्रहण की समस्या। संग्रहण की समस्या। आखिर संग्रहण की समस्या वस्तु विनिमय प्रणाली में कैसे आता है? हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो कमाते हैं अपने इनकम का सभी भाग हम लोग खर्च नहीं करना चाहते, बल्कि उसे संकटों के लिए बचा के रखना भी चाहते हैं। हम लोग वस्तुओं को बहुत लंबे समय तक के लिए संग्रहित नहीं कर सकते हैं। अब सोचिए, खाद्यान्न वस्तुओं को 100 साल के लिए रखना है, 50 साल के लिए रखना है, तो ये रख पाना संभव नहीं होगा। लेकिन आज इस समस्या का समाधान मुद्रा विनिमय प्रणाली करता है। हम लोग पैसे को संग्रह करके बहुत आसानी से रख लेते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की दो समस्या हम लोग देख लिए। कौन कौन सी समस्या? पहला, दो इच्छाओं के एकीकरण की समस्या। दूसरी समस्या क्या थी? तो संग्रहण की समस्या देखे। तीसरी समस्या हम लोग देखेंगे, ये है विभाजन की समस्या, बंटवारे की समस्या। विभाजन की समस्या क्या है? विभाजन की समस्या, जैसे जो सजीव वस्तुएं हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान है, इसको विभाजित करके विनिमय करना मुश्किल काम होता है। जैसे दो दोस्त अगर एक बकरी ले लिए और बकरी को बराबर बराबर वो बांटना चाहेंगे तो बांटना संभव नहीं होगा। जैसे दो दोस्त मिलकर एक कार ले लिए और कार को वो बांट लेना चाहेंगे तो यहाँ बंटवारा संभव नहीं होगा। तो हम लोग देखें कि वस्तु विनिमय प्रणाली में विभाजन की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। कौन कौन सी समस्या था वस्तु विनिमय प्रणाली का? तो पहली समस्या था दो इच्छाओं के एकीकरण की समस्या। दूसरी समस्या संग्रहण की समस्या, और तीसरी समस्या पर चर्चा किए वो था विभाजन की समस्या। चलिए हम लोग चौथी समस्या पर भी बात कर ले कि वस्तु विनिमय प्रणाली की चौथी समस्या क्या है। पहली देखिए, दो इच्छाओं के एकीकरण की समस्या, संग्रहण की समस्या, विभाजन की समस्या, और चौथी समस्या है स्थानांतरण की समस्या। स्थानांतरण की समस्या क्या है, इसे समझ लिया जाए। स्थानांतरण का मतलब है कि जैसे हम लोग अपने चल अचल संपत्ति को अगर एक जगह से दूसरे जगह ले जाना चाहें तो जो चल संपत्ति है वो तो चला जाता है, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में जो अचल संपत्ति है उसका स्थानांतरण नहीं हो पाता है। जैसे हमारा घर चतरा में है और हम अपने घर को रांची ले जाना चाहते हैं, तो वस्तु विनिमय प्रणाली में ये संभव नहीं होगा। लेकिन अगर मुद्रा विनिमय प्रणाली का प्रयोग होगा तो यह संभव हो जाएगा, बहुत आसानी से संभव हो जाएगा। हम चतरा में मकान बेच देंगे और उसी पैसे से रांची में मकान खरीद लेंगे। इस तरह से मुद्रा विनिमय प्रणाली स्थानांतरण की समस्या को भी समाधान कर देता है, लेकिन इस समस्या का समाधान वस्तु विनिमय प्रणाली में नहीं है। तो हम लोग अभी तक 4 समस्याओं को देख लिए
हम लोग पांचवी समस्या की ओर भी आते हैं कि आखिर वस्तु विनिमय प्रणाली में और क्या समस्या हो सकता था। यह है मूल्य के माप की समस्या, मूल्य के मापन की समस्या, मापन की समस्या। तो पांचवी समस्या देखा जाए कि ये मूल्य का मापन क्या है। कीमत का निर्धारण करना वस्तु विनिमय प्रणाली के लिए एक जटिल काम है। 1 केजी प्याज के लिए कितना कपड़ा दिया जाए, आधा लीटर पेट्रोल के लिए कितना सरसों तेल दिया जाए, ये कहना या ये निर्धारित करना एक जटिल काम है। लेकिन इस समस्या का समाधान मुद्रा विनिमय प्रणाली बहुत आसानी से कर देता है। तो हम लोग अभी ये समझे कि विनिमय की 3 प्रणालियां कौन कौन, वस्तु विनिमय, मुद्रा विनिमय और कैशलेस प्रणाली। फिर हम लोग चर्चा किए कि मुद्रा विनिमय प्रणाली की कौन कौन सी समस्या। तो पहली समस्या था 2 इच्छाओं के एकीकरण की समस्या, संग्रहण की समस्या, विभाजन की समस्या, स्थानांतरण की समस्या और मूल्य के मापन की समस्या। चलिए आप लोग जो हम आज पढ़ाए हैं उसको फेयर कॉपी में आप नोट्स बनाइए, खूब अच्छे अच्छे अक्षर में, सुंदर सुंदर अक्षर में उसको लिखिए और स्कूल का जो ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में आप अपने उत्तर को डाल दीजिए। फिर हम लोग अगले प्रश्न को लेकर आपके बीच में हम कल उपस्थित होंगे। धन्यवाद।